हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रो। हम सब लोग जानते हैं ग्रो ग्रो जो है शेयर बाज़ार के अंदर में अपने को काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग शेयर्स में अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीद के रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, साथ में यूपीआई का जो काम है वो भी हम लोग कर सकते हैं। हमें लोन चाहिए तो वो सुविधा भी हमें यहाँ पे मिलती है। इंश्योरेंस को भी इन्होंने अभी ऐड कर दिया है, तो इंश्योरेंस वाली चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें देखने को मिल जाती हैं, एक ही ऐप के थ्रू हमें देखने को मिल जाती हैं। वही उस कंप जो ग्रो वाली कंपनी है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। इस जो मेन कंपनी है उसका आईपीओ आ रहा है 4 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। 100 रुपये का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और लगभग 6,632 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 1,000 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 5,500 करोड़ रुपए वो कंपनी के जो प्रमोटर्स और जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शुरुआत में कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं ओवर द जर्नी टिल नाउ, वो यहाँ पर अपना स्टेक बेचने का ट्राई कर रहे हैं। राइट, अब कंपनी का जो पूरा का पूरा वैल्यू लग रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर में, वो लगभग 62,000 करोड़ रुपीज के आसपास में लग रहा है। 62,000 करोड़ रुपए, काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाई गई है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो अर्निंग कर रही है, फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए क्या रिस्क है, उनको देखते हुए क्या ये वैल्यूएशन आज के दिन जस्टिफाइड है। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले चलते हैं 1,000 करोड़ रुपए कंपनी करने क्या वाली है। सबसे पहले उससे पहले देख लो तो ये जो लोग हैं, ये यहाँ पर अपना जो स्टेक है उसको बेचने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, और ये इनकी आज की तक की जो जिस प्राइस पे इन्होंने स्टॉक खरीदा हुआ है वो प्राइसेस हैं। अब इन्होंने एक बहुत ही सही चीज़ यहाँ पर की है कि कंपनी ने जो अपर लिमिट जो सेट की है ना आईपीओ की, वो 100 रुपए की है, जो कि एक सस्ता नंबर लगता है आज के दिन। ना ज़्यादा महंगा लगता है ना सस्ता लगता है, फेयर वैल्यू लगती है देखने में 100 का जो शेयर प्राइस होता है वो। बट काफ़ी भाई लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ ग्रो के नाम को जानते हैं और इसके बहुत यूसेज हैं, बहुत यूसेज मतलब एक ओरा बनाने के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस ये रखा गया है। वो जो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला, बिकॉज ये कंपनी का जो ऐप है वहाँ पे भी आप लोग मोस्टली साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूसेज देखोगे, तो ऐप के जो प्राइसेस रखी गई है इसमें भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ में ही प्राइसिंग रखी गई है। यहाँ वैल्यूएशन तक तो लोग पहुँचते भी नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लोग मुश्किल से 10% पहुँचते होंगे वैल्यूएशन तक, तो बाकी 90% जनता सिर्फ स्टॉक प्राइस देखती है। राइट, अब आप लोग कहते हो कि 90% जनता सिर्फ स्टॉक प्राइस देखती है, तो 90% लूज भी तो कर रही है। जो वैल्यूएशन तक पहुंच गया जो बंदा, वो उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में स्टिल लूजिंग साइड में प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, जो वैल्यूएशन तक पहुंचे इसका मतलब वो पीछे की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेगा, कंपनी कैसे काम करे उसको भी जानने की कोशिश करेगा, और फिर डाइवर्सिफाइड वेनर से रिस्क मैनेजमेंट को साथ में चलते हुए आगे चलने की कोशिश करेगा, और फिर वो लॉस करे स्टॉक मार्केट में, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चाहे वो उस तरीके से ट्रेडिंग करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करे, और इन प्रोसेस को अगर नहीं फॉलो करता है तो फिर वो चाहे ट्रेडिंग करे चाहे इन्वेस्टमेंट करे, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा ही हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो कंपनी 1,000 करोड़ रुपए जो कंपनी के पास में जा रहे हैं, उनका क्या करने वाले, तो यहाँ पर ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो कि कंपनी अपने आईटी स्ट्रक्चर को और सुधारने की कोशिश करेगी, मार्केटिंग पे खर्चा करेगी, और जो दूसरी इनकी सब्सिडरीज है उनमें खर्चा करने वाली है, क्योंकि बेसिकली कंपनी आज भी ये काम कर रही है। फ्यूचर में उनके अंदर में और खर्चा जो होता रह रहा है टाइम के साथ में, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है कंपनी का, उसमें ही कंपनी और खर्चा करने वाली है। सो बेसिक रीजन है यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर ललित केशरी जी हैं, इस कंपनी के प्रमोटर हैं। हर्ष जैन, नीरज सिंह, ईशान बंसल, ये कंपनी के मेन प्रमोटर्स आज के दिन बने हुए हैं। एंड कम लगभग यहाँ पर 80% मालिकाना हक जो है कंसंट्रेटेड हाथों में है। और दूसरा, यहाँ पर कंपनी पे कोई केसेस खास आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। यस, टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रोसीडिंग जरूर चल रही है, जिसमें 140 करोड़ रुपए तक का कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो ह्यूज नंबर है बाय द वे, बट वैल्यूएशन के हिसाब से ज़्यादा ह्यूज है भी नहीं। नेक्स्ट, ये लोग हैं जो कि अपने शेयर्स इनको मिले हुए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी की जो शुरुआत है वो 2018 में ही हुई है। राइट, क्योंकि नई है कंपनी, पुरानी नहीं है ये ज़्यादा। जब कोरोना का काल आया था, जब ये पूरा बूम उठा था स्टॉक मार्केट का, तभी ये कंपनी बेसिकली ब्रोकिंग स्ट्रक्चर के अंदर में आई थी। और फिर इनका जो ये जो दौर है, जिस दौर के साथ में ये अपने जो यूथ है इंडिया का, जिसने जोर पकड़ा था स्टॉक मार्केट की तरफ घुसने का, उसी वक्त ये कंपनी, उसी वक्त इसको एक बड़ा अच्छा पुश देखने को मिला, जिसकी वजह से ये कंपनी 4 5 7 सालों के अंदर में 70,000 करोड़ रुपए, 62,000 करोड़ की इन्होंने वैल्यू लगा ली। बिकॉज
ऐसे टाइम पे आई जब इनके फेवर में थी हवा, राइट। अब आप नाव लेके निकले हो समुद्र में और अचानक आपके पीछे से ही हवा आ जाए, फिर क्या ही फायदा। गोते लगानी मारने की जरूरत ही नहीं है, मोटर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। वही हालत, वही चीज़ जो है इनको साथ में देखने को मिली। तो एक जो धक्का, जो मार्केट के अंदर में एक जो गिरावट जो होती है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है, तो वो अभी इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके लिए थोड़ी पुरानी चीज़, मतलब नई चीज़ होगी आगे फेस करना। और वो जो चीज़ है वो फेस करनी पड़ सकती है रिसेंट में ही, जल्दी ही, बिकॉज सेबी जो है ये ट्रेडिंग वाला जो कल्चर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर में, उसके ऊपर में लगाम कसती ही जा रही है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, इंडाइसेज हो, उनके अंदर में होल्ड लगाना, उसमें लिमिटेशंस बढ़ाना, फिर उसके ऊपर में कंट्रोल बनाने की कोशिश करना, जिसकी वजह से यही जो प्लेटफॉर्म्स है, जो डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है, इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो अभी तक तो वो था नहीं असर, बट अभी इस साल इनके जो नंबर्स हैं उनमें ये असर देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने जून तक का तो रिजल्ट दिया है। एंड बाकी के जो रिजल्ट हैं अभी, जो सितंबर का खैर अभी आएगा, जो ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद में, तो उसमें आपको इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा 24 से 25 के मुकाबले, जो ट्रेडिंग वाली जो इनकम है उसके अंदर में। बिकॉज इनका सबसे बड़ा कमाई का सोर्स ट्रेडिंग है, जहाँ से एक लॉट के ऊपर में, मतलब जो लोग पर ऑर्डर के हिसाब से 20 रुपए देते हैं, तो वो इनकम है वो कम हो जाएगी। दो इनके पास फिर भी दिमाग वाले लोग हैं, इन्होंने डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने जो है प्राइसिंग ब्रोकरेज लगा रखी है, ग्रो वालों ने, राइट। सो अभी ये ठीक, मतलब अपने पिवट कर रहे हैं, टाइम के साथ में चेंज, बदलाव कर रहे हैं। ये कंपनियां जो हैं, ये आज के दिन इनकी सब्सिडरीज हैं काफ़ी सारी, इनके पास में सब्सिडरी, अलग अलग काम के लिए अलग सब्सिडरीज इन्होंने खोल रखी हैं। दैट्स नाइस कि बाहर पैसा जाना ही नहीं चाहिए, अपने खुद में ही खोलो। तो दैट्स ए नाइस अप्रोच बाय द मैनेजमेंट। कंपनी को आज के दिन जो मेन जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो गारंग शाह जी हैं, उनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलता है। और दूसरी कंपनियों में भी, अनलिस्टेड कंपनी में भी इनका कोटक वगैरह के अंदर में आज के दिन डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखे हुए हैं। ललित केशरी जी, हर्ष जैन जी, जो कंपनी के प्रमोटर वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर सीईओ वगैरह की पोस्ट पे आज के दिन देखिए, मेन डायरेक्शन तो यही दे रहे हैं कंपनी को, खैर, राइट। तो एक बाहर का जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो भी साथ में है, और जो कंपनी को लेके आए यहाँ तक वो भी साथ में है। तो एक अच्छी, मतलब मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। 5-5 करोड़ रुपए के आसपास की आज के दिन सालाना सैलरी आज के दिन ले रहे हैं अपर मैनेजमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो नाम है जो ग्रो का, वो आज के दिन रजिस्टर्ड वगैरह है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा रखा है। प्रॉपर्टी, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है, मतलब ऑफिस के यूज पे काम में ले रहे हैं, सारी लीज के ऊपर में है, और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर में इन्होंने अपने ऑफिस वगैरह खोल रखे हैं। साथ में ही जो अलग अलग सब्सिडरीज वगैरह के भी हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ ग्रो के ब्रोकिंग स्ट्रक्चर से, बिकॉज इनकी सब्सिडरीज लोन भी बांटती हैं, इंश्योरेंस भी बांटती है, राइट। तो ये काम भी हैं, पर्सनल लोन भी बांटती हैं। तो उनके लिए भी जो है इनकी सब्सिडी, जो ऑफिस जो इन्होंने खोल रखे हैं वहाँ पर केटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 1400 एम्प्लॉयज आज के दिन इस कंपनी में काम कर रहे हैं, दैट्स नाइस। और मार्केटिंग के ऊपर में इनका जो खर्चा है टाइम के साथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में देखने को मिलता है, दैट्स वेरी ग्रेट कि कंपनी कम मार्केटिंग में खर्चा करके भी ज़्यादा रेवेन्यू निकाल पा रही है। और ये चीज़ जो है कंपनी के अंदर में बूस्ट देती है, काफ़ी अच्छा बूस्ट देती है, राइट। नेक्स्ट, अब कंपनी का जो मेन फोकस होता है, मतलब जो ग्रो जो कंपनी है इसका जो मेन फोकस है, राइट, वो सिर्फ मेनली एक ही चीज़ को लेकर के, जो मेरे पास में यूजर हैं उनसे ज़्यादा रेवेन्यू कैसे निकालो, मतलब उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ के जूस निकाल लो। सब मेन ही फोकस, सीधा एक सीधा सा फोकस है। चाहे वो म्यूचुअल फंड के तो आज के दिन डायरेक्ट वाला म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, तो वहाँ से तो कुछ ज़्यादा खास रेवेन्यू आ नहीं रहा। आने वाले टाइम के अंदर में कंपनी इस प्लानिंग की म्यूचुअल फंड जो डायरेक्ट वाला है उसके ऊपर में कुछ कैपिंग, कुछ फीस लगा दे, तो वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही वो चीज़ ये कंपनी करेगी, तो एक बड़ा जो है डिक्रीज इसके एयूएम में म्यूचुअल फंड वाले में देखने को मिल सकता है। देर आर चांसेस, दो इन्होंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड की खुद की एएमसी खोल के अपने ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको वहाँ पर अपने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मतलब एडवर्टाइज करना चालू कर दिया, जिससे कि जो जनता, जो इनकी जो ऑडियंस है, वो डायरेक्टली इन्हीं के म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर देगी। तो इन्हीं के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वहाँ से फिर ये, बिकॉज हर एएमसी जो है वो 1%, आधा परसेंट, 1% के आसपास में पूरे एयूएम का कमाती है। तो ये डायरेक्ट वाले म्यूचुअल फंड को तो फ्री रख सकते हैं, और अपने जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ से कमा सकते हैं। तो ये रास्ता भी इन्होंने अच्छा चूज किया है, बिकॉज इनको भी वो दिख रहा है कि अगर ये कस्टमर जो चला गया, अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के नाम से आ रहा है, तो एक बड़ा धक्का देखने को मिल सकता है। तो इनका इन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया, खुद की एएमसी जारी करके, खुद ही म्यूचुअल फंड जारी करके, राइट। अब वो दिख तो डायरेक्ट रहे हैं, बट वो हैं भी डायरेक्ट ही, बट वो जो है एएमसी के तरीके से फीस ले रहे हैं, जो कि जैसे सारी कंपनियां लेती हैं।
राइट? तो ये अच्छा रास्ता इन्होंने निकाला, दैट्स नाइस, बिकॉज़ इनके पास में देख रहा हूँ साइकोलॉजिकल गेम जितना हो सकता है ना, आप सोच सकते हो, वो आपको सारा ग्रो में देखने को मिल जाएगा। राइट? इनको पता है कि रिटेंशन कहाँ से है, कैसे निकालना है। कस्टमर को बस ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि उसको महँगा दिया है, या फिर उसको इनिशियली ये फ़ील नहीं होना चाहिए कि हाँ, मेरा पैसा लग रहा है। बस उसको एक बार अपने चंगुल में उतार लो, उतारने के बाद में फिर उसका जूस निकालेंगे। और तब भी उसको ये फ़ील नहीं होने देना है कि वो चूसा जा रहा है। ये जो स्किल है, ये साइकोलॉजिकल पूरा आपको ग्रो के अंदर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, दो स्टिल ये कंपनी जो है दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मुकाबले स्टिल बहुत सस्ती है, अच्छी है। जिसमें हम लोग अगर मैं जेरोदा के साथ में कंपैरिजन ये नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जेरोदा इसके मुकाबले भी सस्ती है। राइट? उसमें आप लोगों को क्या इनिशियल पेमेंट जो 300 रुपये का अकाउंट खोलने के लिए ये सब है, वो लगता है, तो वो थोड़ा आपको इनिशियली महंगा लगता है, बाकी बाद में सस्ता है वो जेरोदा का। अगर कंपेरेटिव आप देख रहे हैं कि चलो चलो जाओगे, बाकी ये जो है इनिशियली महंगा है, इनिशियली सस्ता है, बाद में जो है आपका ऐसी जगहों से निकालता है पैसा, जो कि आपको बाद में अगर कैलकुलेशन निकालते हो तो आपको ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, बट डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट, आज के दिन इनके पास में काफ़ी अच्छा खासा यूजर बेस है। म्यूचुअल फंड का आप लोग देखते हैं ना, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अंदर में इनके पास में 8 मिलियन, 80 लाख, 80-90 लाख यूजर्स आज के दिन इनके पास म्यूचुअल फंड वाले हैं। फिर ब्रोकिंग हाउस के भी यहाँ पर इनके पास में 6 मिलियन, दैट मीन 60 लाख के आसपास में लोग हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मेन इनका फीचर है, म्यूचुअल फंड से ही क्लाइंट को ये खींचते हैं, उसके बाद में फिर ब्रोकिंग के अंदर में डालते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कस्टमर रुकेगा, पैसा कहीं तो रखेगा, लिक्विड फंड में रखेगा, कहीं तो रखेगा भाई। तो जहाँ रखेगा तो वहीं आ जा, हम वहीं से तुम्हारा जूस निकालेंगे। तो ये मैं इनकी नहीं बात हूँ, जूस निकालना इसको नेगेटिव वर्ड वे में मत लेना, मतलब कि उसको सर्विस प्रोवाइड करना कि यार कहीं से तो तू हमको सर्विस देने का मौका दे। तो हर चीज़ इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है। राइट? अब डेरिवेटिव्स वाला जो ये स्ट्रक्चर है, जहाँ से कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन कमा रही है, तो यहाँ पर जो आने वाला टाइम है उसमें दिक्कत देखने को आपको मिल सकती है। राइट? इस वाले के अंदर में बाकी सॉरी, ये डेरिवेटिव्स वाला यहाँ पर है, सॉरी। राइट? तो इसमें ऑलरेडी आपको देखने को मिल गया होगा कि जून 2024 के मुकाबले जो ऑलरेडी डेरिवेटिव एक्टिव यूजर्स हैं वो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। दो डेली जो प्रीमियम जो टर्नओवर है वो कम नहीं हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर अच्छा, बिकॉज यूजर बेस एक्टिव वाला है। तो जो अब इन्होंने नए फीचर्स लॉन्च किए हैं अभी रिसेंट इस बीच के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका एयूएम स्टिल जो एवरेज डेली वॉल्यूम है प्रीमियम्स का, वो अभी भी इंटैक्ट है, अच्छा खासा बना हुआ है। राइट? अब थोड़ा सा कंपनी को हम लोग देखने की कोशिश कर लेते हैं कि कंपनी के जो बैलेंस शीट है, कितना पैसा इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगा है। तो पूरा आज के दिन इसके में पैसा झोंका हुआ है 13,000 करोड़ रुपए के आसपास में, पूरी कंपनी में आज के दिन पैसा लगा हुआ है। राइट? तो अब उसमें से 6,000 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जो है अभी तक कमा कमा के इकट्ठे किए हैं, फिर जो इन्वेस्टर्स ने लगाए हैं अब तक, वो सारा पैसा है। जो पैसा लगाया गया है मेनली वो टाइम के साथ में लगाया गया है अब तक, इन द इंस्टॉलमेंट्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, यहाँ पर जो बाकी पैसा है वो उधारी का भी एज इन उस टाइप से उधारी का नहीं है, बिकॉज कंपनी जो ये कंपनियां होती हैं ये एमटीएफ की सुविधा भी देती हैं, लोन पे आप लोग शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो वगैरह, और भी बहुत सारी सुविधा देती हैं, जिसकी वजह से इनका जो लोन वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 6,000 7,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, तो वो उस टाइप से नहीं जिस टाइप से आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का देखते हो। तो ये वाला जो लोन स्ट्रक्चर होता है ये नॉर्मल है, ऑन एन एवरेज ठीक है, उतना कुछ इश्यू इसमें नहीं है। राइट? अब ये जो पैसा है ये बैंक अदर कैश इक्विवेलेंट में पड़ा, मेनली जो पैसा होता है ये अदर कैश की फॉर्म में पड़ा होता है। वो वही बात होगी कि मतलब किसी और वे में अंदर पड़ा हुआ है, बट ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे उसमें है, सानिध्य में है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो कमाई कर रही है उसके अंदर में क्या इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1,100 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू किया 2023 में। 24 में बहुत अच्छा, मतलब 23-24 के बीच में अच्छा, इतना अच्छा बूम नहीं था। 24-25 में उठा के पटका था लोगों ने, तो 24-25 में इनका देखो यहाँ पर 4,000 करोड़ का रेवेन्यू इनका देखने को मिल गया था। अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि यहाँ पर 900 करोड़ का जून क्वार्टर का इनका रेवेन्यू हुआ है, जिसको आप लोग मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपको देखने को मिला 936 के आसपास जाता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर रेवेन्यू में डिक्रीज इस साल आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट रूल्स मेड बाय द सेबी, जो कंट्रोल जो बनाने की कोशिश की है।
राइट। इसी के साथ में अगर आप लोग नेट प्रॉफिट्स को भी चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नेट प्रॉफिट्स में भी दिक्कत आपको इस साल जो आने वाले टाइम के अंदर में देखने को मिल सकती है। दो उससे पहले जो है कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, यहाँ पर सिर्फ एक हिकअप इनको देखने को मिला जिसकी वजह से ये जो एक्सेप्शनल आइटम का जो टैक्सेस की वजह से इश्यू आया था उसकी वजह से ये नुकसान में, बाकी ये ईयरली बेसिस के ऊपर में सिर्फ प्रॉफिटेबल ही है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना रही है। राइट, मतलब 50% 100% से इनका नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं और जो रेवेन्यूज हैं वो भी अच्छे खासे जो है लेवल से इंक्रीज हो रहे थे। बट ये जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ इन्होंने अचीव की थी 2025 तक, इस ग्रोथ को दिखा करके इन्होंने ये वैल्यूएशन लगाई है 60,000 करोड़ रुपए की कि हमने ये ग्रोथ अचीव की है, ये कंटिन्यू रह सकती है। बट ये कंटिन्यू रहे इसके जो आसार हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं जो लेटेस्ट डेटा है उसको देखते हुए और जो फ्यूचर फोकस देखते हैं, बिकॉज सेबी तो और कसेगी अभी, सेबी छूट नहीं देने वाली है, डील नहीं देने वाली है, अभी और कसेगी। बिकॉज बहुत बकवास चल रही थी मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा ही भसड़ फैला दी थी। तो भसड़ को अभी सेबी को साफ करना है, तो इसकी वजह से बहुत कंट्रोल अभी और आने वाला है, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू नंबर्स और घट सकते हैं। तो कंपनी के पास में और भी ऑप्शंस हैं बट उनके ऊपर में ध्यान दे सकती है कंपनी। बट ये ग्रोथ दिखा करके जो वैल्यूएशन है ये मुझे अभी तक जस्टिफाइड, ये वैल्यूएशन मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रही है और ये बहुत सही टाइम पे अपना आईपीओ लेके आ गए हैं जिसकी वजह से इनको ये वैल्यूएशन मिल रही है। राइट। अब इस लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से भी देखोगे तो यहाँ पे 3,378 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का ये कितना होता है, 312 80, लगभग 1,500 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट होता है अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। दैट मीन्स कि डी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट्स के अंदर में भी। दो इन्होंने नई सब्सिडरीज, नए एएमसीज वगैरह जारी करके उनके थ्रू प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। राइट, बट वो जो बूम आया था जो कि भयंकर, जो डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में इंडिया मतलब वर्ल्ड के मैप पे छा गया था, इतना वॉल्यूम डेरिवेटिव्स में, वो काल तो वापस आने की उम्मीदें कम ही है। राइट, जिसकी वजह से इनके जो रेवेन्यूज हैं उस स्पीड से बढ़े थे, वो जो रेवेन्यूज बढ़े हुए हैं वो उसी वजह से यहाँ पर बढ़े हुए थे, जिनके वापस लौटने की उम्मीद कम है। तो अब जो एक कंसिस्टेंट नॉर्मल जो रेवेन्यू इंक्रीज है वो यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिल सकता है, जिसके लिए ये वैल्यूएशन तो जस्टिफाइड नहीं लग रही है। अब सोचा हम कंपेयर भी करके देख लेते हैं, एक बार आपको कंपेरिजन दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो लगभग इस साल जो है इनको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो 1,500 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन देखने को मिलता है। 1,500 करोड़ का अगर आप लोग देते हो तो 40 का पी रेशियो बनता है। 40 का पी रेशियो इज द फॉरवर्ड पी, राइट। अगर हम लोग इसके साथ में देखते हैं 1,800 करोड़ के आसपास के हिसाब से, तो राइट, तो इसको आप लोग ले लो 1,800 करोड़ के हिसाब से, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1,800, यहाँ पर 33 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि हमें कंपेरेटिवली अगर एंजल वन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका 28 का है। इसका जो मोतीलाल ओसवाल है इसका 29 का है, और ये जो एक आईआईएफएल नाम से है इसका 38 का है। राइट, तो ये जो वैल्यूएशंस हैं आज के दिन जो वैल्यू लगाई गई है उसके हिसाब से ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। राइट, बट ये जो सारी जिन कंपनियां हैं इनकी सबकी ही जो है हालत खराब है इस वक्त, बिकॉज अच्छे खासे ग्रोथ के बाद में इनकी जो हालत है वो नीचे, जो स्टॉक प्राइस जो है गिरता ही रह रहा है पिछले 5-6 महीनों से। तो डी ग्रोथ इनके स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलती है, तो अगर ये पूरा सेक्टर गिरेगा तो ये कंपनी भी गिरेगी। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ग्रो का जो नाम है उस नाम का इसको फायदा मिलेगा और इस ग्रोथ का इसको फायदा मिलेगा, और जो साइकोलॉजिकल गेम देखती हैं तो उसका भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर में फायदा इनको देखने को मिल सकता है। तो इन्होंने वैल्यूएशन इन सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा आज के दिन लगाई है। मोतीलाल ओसवाल का भी 58,000 करोड़ का है, एंज इसका आईएफएल का भी 43,000 करोड़ का है, एंजल वन तो 22,000 करोड़ के ऊपर में बैठी हुई है। और जबकि रेवेन्यूज़ को अगर आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर इनके सबके मुकाबले रेवेन्यूज़ इनके ज़्यादा हैं उल्टा उससे, स्टिल इसने इन सभी के मुकाबले ज़्यादा वैल्यू लगाई है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो वैल्यूएशन है वो तो हाई लग रही है। राइट, अब हवा किस तरफ बनाई जा रही है, हवा बनाई जा रही है पॉजिटिव साइड में कि 10-15% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन जो है मिल सकता है, वो चांसेस हैं, बट उसके साथ बाद में इसमें बने रहने की उम्मीदें, राइट, इसके अंदर बने रहने की उम्मीद है वो मुझे थोड़ी सी रिस्क भरी लग रही है, बिकॉज इसका प्राइस की जो वैल्यूएशन निकलेगी वो अगले 3-4 महीनों के अंदर में निकलेगी कि मार्केट इसको किस प्राइस के ऊपर में रखेगा। तो मुझे लग रहा है कि चांसेस इसके ये हैं कि इसके वैल्यूएशन मोतीलाल ओसवाल के मुकाबले, इतने बड़े जायंट प्लेयर, इतने पुराने के मुकाबले इसको उससे भी ऊपर वैल्यूएशन दे दे, देर आर चांसेस तो कम ही है, चांसेस तो
कमी ही है, राइट? तो मुझे लगता है कि डी ग्रोथ देखने में से तो इन्वेस्टेड ना रहें, लिस्टिंग गेन का फ़ायदा ले सकते हैं। बस अगर ये जो हवा है, ये लास्ट लिस्टिंग डे तक, अगर लास्ट जो आपका जो क्लोजिंग डे है, उस तक अगर ये मोर देन 12% के आसपास में बनी रहती है, तो रिस्क के साथ में लिस्टिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी बने रहने की अभी जो एडवाइस है, वो मेरे पर्सनल व्यू पे तो नहीं बन रही है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बना सकते हैं, वो अलग बात है। बाकी आने वाले टाइम के अंदर में अगर कुछ करेक्ट होता है तो उसके बाद में देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो समय। फाइनली सी यू टुमारो।